प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता जो जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी। रेत के नीचे दबी कहानियां, पत्थरों पर उकेरे गए संकेत और ऐसे अवशेष जिनके सामने आज का विज्ञान भी ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। हर नई खुदाई के साथ इतिहास का कोई भूला हुआ अध्याय सामने आता है, लेकिन उसके साथ जन्म लेता है एक नया सवाल। क्या हम सच में मिस्र को समझ पाए हैं, या फिर जो दिख रहा है वह सिर्फ सतह है और असली रहस्य अब भी अंधेरे में छिपे हैं? आज की इस यात्रा में हम उन खोजों की ओर बढ़ेंगे जिन्होंने दुनिया की सोच को बदल दिया और आज भी मानव सभ्यता के ज्ञान को चुनौती देती है। नंबर 15, रोजेटा स्टोन, पत्थर जिसने प्राचीन भाषा को बोलना सिखाया। जब 1799 में मिस्र की धरती से एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर बाहर निकला, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही पत्थर हजारों साल से बंद पड़े एक पूरे ज्ञान द्वार को खोल देगा। पहली नजर में रोजेटा स्टोन बस एक भारी स्लैब लगता है जिस पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए हैं, लेकिन असल में यह पत्थर प्राचीन मिस्र और आधुनिक दुनिया के बीच सबसे मजबूत सेतु बन गया। इस खोज से पहले मिस्र की चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफ्स एक रहस्य थी। मंदिरों की दीवारें, कब्रों के अंदर लिखे संदेश और राजाओं के नाम, सब कुछ दिखता था, लेकिन समझ में नहीं आता था। जैसे कोई आवाज हो जो सुनाई दे पर अर्थ न बताए। रोजेटा स्टोन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उस पर एक ही शाही आदेश 3 अलग अलग लिपियों में लिखा था। ऊपर हायरोग्लिफ्स जिन्हें पुजारी पढ़ते थे, बीच में डेमोटिक जो आम लोगों की भाषा थी, और नीचे प्राचीन यूनानी जिसे उस समय के विद्वान समझ सकते थे। यही यूनानी पाठ व चाबी बना जिससे विद्वानों ने धीरे धीरे हायरोग्लिफ्स का अर्थ खोलना शुरू किया। जैसे जैसे चिन्हों के मायने समझ आने लगे, मिस्र की दीवारें बोलने लगीं। देवताओं की कथाएं, राजाओं की विजय, युद्ध, अनुष्ठान और मृत्यु के बाद के विश्वास सब सामने आने लगे। लेकिन इस पत्थर का रहस्य सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी आज तक गूंजता है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण आदेश को 3 भाषाओं में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सत्ता का प्रदर्शन था, या यह दिखाने का प्रयास कि राजा हर वर्ग पर समान रूप से शासन करता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह पत्थर सत्ता और नियंत्रण का प्रतीक था, तो कुछ इसे ज्ञान को सुरक्षित रखने की कोशिश मानते हैं। आज रोजेटा स्टोन एक संग्रहालय में सुरक्षित है, लेकिन उसका असली प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा है। इसे खोज ने न केवल मिस्र के इतिहास को समझने का रास्ता खोला, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी होती हैं। प्राचीन मिस्र की खामोशी को तोड़ने वाला यह पत्थर आज भी हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा दबी आवाज में सच कहता है, बस उसे सुनने की सही चाबी चाहिए। नंबर 14, वैली ऑफ गोल्डन ममीज, सोने में लिपटा एक भूला हुआ संसार। यह मानना आसान नहीं होता कि हजारों साल पुरानी सभ्यता आज भी अपने रहस्य जमीन के नीचे छुपाए बैठी है, लेकिन मिस्र की वैली ऑफ द गोल्डन ममीज इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। वर्ष 1996 में जब इस विशाल कब्रिस्तान की खोज हुई, तब दुनिया को एहसास हुआ कि मिस्र की रेत अब भी कितनी कहानियां दबाए हुए हैं। यह खोज ने कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे समय ने अचानक पर्दा हटा दिया हो और प्राचीन लोगों का जीवन हमारे सामने आ खड़ा हुआ हो। इस घाटी में अब तक हजारों मम्मीज मिल चुकी हैं और अनुमान है कि यहाँ करीब 10,000 मम्मीज दफन हैं, जिनकी खुदाई आज भी जारी है। इन मम्मीज की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये फिरौनों की नहीं, बल्कि आम लोगों की हैं। फिर भी इनका दफन बेहद भव्य तरीके से किया गया था। हर मम्मी अलग तरह से सजाई गई है। किसी को लिनन में लपेटा गया, किसी पर कार्टोनेज यानी पपायरस और प्लास्टर की परत छड़ी हुई है, तो किसी को मिट्टी के ताबूत में रखा गया है। कुछ ममीज के चेहरे पर सोने के नकाब हैं और शरीर पर सुनहरे आवरण, जो यह संकेत देते हैं कि मरने के बाद का जीवन इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। ममीज के साथ रखी गई वस्तुएं भी इस जगह को और रहस्यमयी बना देती हैं। शराब के मटके,
खाने की थालियां, सिक्के, आभूषण और रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ जैसे यह दिखाने के लिए रखा गया हो कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह खोज इतिहासकारों को यह समझने में मदद करती है कि 2000 साल पहले के आम लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस पर विश्वास करते थे और मृत्यु को कैसे देखते थे। वैली ऑफ द गोल्डन ममीज सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि यह प्राचीन समाज की सोच का आईना है। यहाँ की हर मम्मी एक कहानी है जो बिना बोले बहुत कुछ कहती है। जितनी ज्यादा खुदाई होती है उतना ही साफ होता जाता है कि मिस्र की सभ्यता सिर्फ राजाओं और पिरामिडों की नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत लोगों की भी थी जिन्होंने सोने में लिपटी शांति के साथ अनंत जीवन का सपना देखा। नंबर 13, एबिडोस कार्विंग्स एट द टेम्पल ऑफ सेती द फर्स्ट। पत्थरों पर उकेरा गया असंभव। जब मिस्र की चित्रलिपि को पढ़ना इंसान ने सीख लिया, तब यह माना जाने लगा कि अब प्राचीन मिस्र के ज्यादातर रहस्यों पर से पर्दा उठ चुका है। लेकिन एबिडोस में स्थित सेती प्रथम के मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कुछ आकृतियां आज भी इस आत्मविश्वास को चुनौती देती हैं। नील नदी के पश्चिमी तट पर बसा एबिडोस प्राचीन मिस्र का सबसे पवित्र क्षेत्र माना जाता था। यह जगह कभी राजाओं की समाधि थी और बाद में तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र बन गई। इसी पवित्र भूमि पर बना सेती प्रथम का मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के साथ साथ उन रहस्यमयी नक्काशियों के कारण भी प्रसिद्ध है, जिन्हें आज एबिडोस कार्विंग्स कहा जाता है। इन नक्काशियों में कुछ आकृतियां ऐसी दिखाई देती हैं जो हैरान कर देती हैं। कुछ लोगों को इनमें आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी आकृति दिखती है, तो किसी को लड़ाकू विमान, पनडुब्बी या फिर किसी अज्ञात उड़ने वाली मशीन का आभास होता है। सवाल उठता है कि हजारों साल पहले रहने वाली एक सभ्यता ऐसे यंत्रों की आकृति पत्थर पर कैसे उकेर सकती थी, जिनका अस्तित्व आधुनिक युग से पहले था ही नहीं। यही वह बिंदु है जहां इतिहास और रहस्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। परंपरागत इतिहासकारों का मानना है कि ये आकृतियां दरअसल अलग अलग काल में उकेरे गए शिलालेखों के एक दूसरे पर चढ़ जाने से बनी हैं। पुराने लेखों को मिटाकर नए नाम और उपाधियां लिखी गईं, जिससे आकृतियां भ्रम पैदा करने लगीं। लेकिन रहस्यवादियों और वैकल्पिक विचारधाराओं के लिए यह तर्क अधूरा है। उनके अनुसार इतनी सटीक आकृतियां केवल संयोग नहीं हो सकती। वे सवाल करते हैं कि क्या प्राचीन मिस्रियों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया, या फिर क्या उन्हें किसी बाहरी स्रोत से यह जानकारी मिली थी। एबिडोस कार्विंग्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे आज भी निश्चित उत्तर देने से इनकार करती हैं। वे न तो पूरी तरह कल्पना साबित हुई हैं और न ही किसी ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष से बंधी हैं। यही अनिश्चितता उन्हें और भी रहस्यमयी बना देती है। सेती प्रथम के मंदिर की ये दीवारें जैसे आज भी फुसफुसाकर कहती हैं कि इतिहास सिर्फ ही वही नहीं है जो हमें पढ़ाया गया, बल्कि उसमें ऐसे अध्याय भी हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अब भी समय और धैर्य दोनों चाहिए। नंबर 12, नेफरतीती बस्ट, सौंदर्य से आगे छिपा एक अधूरा रहस्य। दिसंबर 1912 की ठंडी सुबह जब अमारना की रेत से एक चेहरा धीरे धीरे बाहर आया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह चेहरा आने वाले समय में प्राचीन मिस्र की पहचान बन जाएगा। यह चेहरा था रानी नेफरतीती का, शांत, संतुलित और असाधारण रूप से जीवंत। पहली नजर में यह बस्ट केवल सुंदरता का प्रतीक लगता है, लेकिन जितना इसे देखा जाता है उतना ही यह सवाल पैदा करता है, क्या यह सिर्फ एक कलाकृति है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आज भी अधूरा है। नेफरतीती फरौन अखनातेन की पत्नी थी और उनका समय मिस्र के इतिहास का सबसे असामान्य काल माना जाता है। यह वही दौर था जब पारंपरिक देवताओं से हटकर एक नए धार्मिक विचार को बढ़ावा दिया गया। ऐसे समय में बनी नेफरतीती की यह प्रतिमा केवल एक रानी की सुंदर छवि नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वास और बदलाव का प्रतीक भी बन जाती है। बस्ट की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका एक आंख अधूरी है। यह कोई टूट फूट का परिणाम नहीं लगता, बल्कि जानबूझकर छोड़ा गया हिस्सा प्रतीत होता है। सवाल उठता है
क्या यह अधूरापन किसी धार्मिक संकेत का हिस्सा था या फिर कलाकार की कोई गुप्त मंशा? इस प्रतिमा की वास्तविकता को लेकर भी विवाद कम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह अपने समय से कहीं आगे की तकनीक और कला कौशल का उदाहरण है, क्योंकि चेहरे के भाव इतने सजीव हैं कि वह लगभग सांस लेता हुआ लगता है। वहीं कुछ इतिहासकार यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह बस्ट वास्तव में किसी सार्वजनिक स्थान के लिए बनाई गई थी या फिर यह किसी निजी कार्यशाला का अभ्यास नमूना था। आज यह बस्ट मिस्र से दूर एक संग्रहालय में सुरक्षित है और यही दूरी इसे और रहस्यमयी बना देती है। क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक वस्तु है या फिर मिस्र के उस द्वार की खामोश गवाह जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? नेफरतीति का यह चेहरा सदियों से हमें देख रहा है, बिना कुछ कहे, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना इसे समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह एहसास होता है कि प्राचीन मिस्र का सौंदर्य सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि उसके रहस्यों में भी बसता है। नंबर 11, नब्ता प्लाया स्टोन सर्कल। जब इंसान ने पहली बार आसमान को पढ़ना चाहा। दुनिया जब भी रहस्यमयी पत्थर के घेरे की बात करती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में स्टोनहेंज का नाम आता है, लेकिन मिस्र के रेगिस्तान में मौजूद नब्ता प्लाया स्टोन सर्कल उससे भी कहीं पुराना है और शायद कहीं ज्यादा चौंकाने वाला। यह जगह लगभग 7000 साल पुरानी मानी जाती है, यानी स्टोनहेंज से भी हजारों साल पहले की। नील नदी से काफी दूर एक सूखे और वीरान क्षेत्र में स्थित यह पत्थरों का घेरा अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर इतनी प्राचीन सभ्यता को आसमान से जुड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? नब्ता प्लाया की खोज 1970 के दशक में हुई और तभी से यह इतिहासकारों और खगोलविदों दोनों के लिए रहस्य बनी हुई है। यहां पत्थरों को किसी बेतरतीब तरीके से नहीं रखा गया, बल्कि एक खास गणितीय और खगोलीय क्रम में सजाया गया है। कुछ पत्थर ऐसे कोण पर स्थित हैं कि वे साल के खास दिनों जैसे ग्रीष्म अयनांत पर सूरज के उगने और डूबने की दिशा की ओर संकेत करते हैं। यह इशारा करता है कि यहां रहने वाले लोग सिर्फ शिकारी या घुमंतू नहीं थे, बल्कि वे समय, आर्थू और आकाशीय घटनाओं की गहरी समझ रखते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस दौर में किया गया जब मिस्र की महान सभ्यता, पिरामिड और फरौन का युग अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि खगोलीय ज्ञान मिस्र में सभ्यता के जन्म से भी पहले मौजूद था। सवाल उठता है, यह ज्ञान आया कहां से? क्या यह अनुभव और पीढ़ियों की निगरानी का नतीजा था या फिर किसी खोई हुई परंपरा का अवशेष? कुछ लोग मानते हैं कि नब्ता प्लाया केवल एक खगोलीय वेधशाला नहीं था, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का भी केंद्र था। यहां मिले पशु अवशेष और संरचनाएं संकेत देती हैं कि लोग यहां विशेष अवसरों पर इकट्ठा होते थे, शायद बारिश, फसल या देवताओं से जुड़ी प्रार्थनाओं के लिए। नब्ता प्लाया स्टोन सर्कल हमें यह एहसास दिलाता है कि इंसान की जिज्ञासा बहुत पुरानी है। आसमान को समझने, समय को मापने और प्रकृति से तालमेल बैठाने की यह कोशिश शायद मानव इतिहास की सबसे शुरुआती वैज्ञानिक सोच थी। आज भी रेगिस्तान की खामोशी में खड़े ये पत्थर सवाल पूछते हैं, क्या यह ज्ञान की शुरुआत थी या किसी भूले हुए अध्याय का आखिरी निशान? नंबर 10, खुफू शिप, देवताओं की यात्रा या इंसान की सबसे पुरानी समुद्री कहानी। जब गीजा के महान पिरामिडों के पास जमीन के नीचे दबी हुई लकड़ी के हजारों टुकड़ों की खोज हुई, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये टुकड़े मिलकर मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी जहाजों में से एक का रूप लेंगे। यह जहाज था खुफू शिप, जिसे फरौन खुफू के समय बनाया गया था। लगभग 4500 साल पुराना यह जहाज आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है, क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि आस्था, तकनीक और प्रतीकवाद का अनोखा संगम है। खुफू शिप की लंबाई करीब 143 फीट और चौड़ाई लगभग 19 फीट है। इतनी विशाल संरचना उस समय बनाई गई जब धातु के औजार भी सीमित थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जहाज एक भी कील के बिना तैयार किया गया था। लकड़ी के तख्तों को इस तरह जोड़ा गया कि वे आज भी मजबूती से टिके हुए हैं। यह बात अपने आप में यह सवाल खड़ा करती है कि उस दौर के कारीगरों के पास लकड़ी के काम की कितनी उन्नत समझ थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह जहाज एक सोलर बार्ज था, यानी सूर्य देव की दिव्य नाव। विश्वास था कि मृत्यु के बाद फरौन इसी नाव पर सवार होकर सूर्य देव के साथ आकाश की यात्रा करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहाज के कुछ हिस्सों पर पानी के संपर्क के निशान मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह नाव वास्तव में नील नदी में तैरी भी हो सकती है। शायद इसी पर फरौन का पार्थिव शरीर मेम्फिस से गीजा तक लाया गया था। इस जहाज की खोज जितनी अद्भुत है, उसकी पुनर्रचना उतनी ही अविश्वसनीय। जब यह मिला तब यह हजारों टुकड़ों में बिखरा हुआ था। एक मिस्री पुनर्स्थापक ने वर्षों तक धैर्य और समझ के साथ इन टुकड़ों को जोड़कर पूरा जहाज खड़ा किया। यह ऐसा काम था जिसमें न कोई नक्शा था और न कोई निर्देश, सिर्फ अनुभव और समझ। खुफू शिप हमें यह दिखाती है कि प्राचीन मिस्र सिर्फ ही पिरामिडों की सभ्यता नहीं थी, बल्कि ऐसी संस्कृति थी जो मृत्यु के बाद की यात्रा को भी उतनी ही गंभीरता से लेती थी जितनी जीवन को। यह जहाज आज भी खड़ा होकर पूछता है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक था या फिर मानव इतिहास की पहली महान समुद्री कहानी का गवाह? नंबर 9, टॉम्ब ऑफ किंग टुट, मौत के बाद भी सुरक्षित रखा गया रहस्य। किंग टुट का नाम आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फरौनों में लिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने जीवन काल में वह कोई महान विजेता या शक्तिशाली शासक नहीं था। असल में उसकी असली प्रसिद्धि उसकी मौत के बाद शुरू हुई, जब 1922 में उसकी कब्र की खोज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वैली ऑफ द किंग्स में स्थित यह कब्र इतिहास की उन गिनी चुनी खोजों में से है जो लगभग पूरी तरह से अछूती मिली। सदियों तक लुटेरों ने मिस्र की कब्रों को निशाना बनाया, लेकिन किंग टुट की समाधि जैसे समय की नजरों से छुपी रह गई थी। जब इस कब्र का दरवाजा खोला गया तो भीतर का दृश्य किसी सपने जैसा था। सोने से जड़े ताबूत, चमकते आभूषण, नक्काशीदार कुर्सियां, रथ, मूर्तियां और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, सब कुछ जस का तस रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो फरौन अभी अभी यहां से गया हो और लौट कर आने वाला हो। इस खोज ने इतिहासकारों को पहली बार यह समझने का मौका दिया कि एक शाही मिस्री कब्र वास्तव में कैसी होती थी, क्योंकि इससे पहले जो कब्रें मिली थीं, वे या तो लुट चुकी थीं या अधूरी थीं। किंग टुट की मम्मी भी असाधारण रूप से सुरक्षित थी। उसके चेहरे पर रखा गया सोने का मुखौटा आज भी मिस्र की सबसे पहचानने योग्य छवियों में से एक है। लेकिन इस कब्र के साथ एक और रहस्य जुड़ा, कथित श्राप का। कब्र खुलने के बाद कुछ लोगों की असामयिक मृत्यु ने यह धारणा पैदा की कि फरौन की कब्र के साथ कोई अभिशाप जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसे संयोग बताया, लेकिन रहस्य की परत तब और गहरी हो गई जब यह कहानी दुनिया भर में फैल गई। इस कब्र की असली अहमियत सिर्फ इसके खजाने में नहीं, बल्कि उस जानकारी में है जो इसने दी। यहां से मिले हजारों सामानों ने मिस्र के धार्मिक विश्वासों, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना और शाही जीवन शैली पर रोशनी डाली। किंग टुट की कब्र जैसे एक बंद किताब थी जिसे हजारों साल बाद खोला गया। आज भी यह खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि कभी-कभी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य किसी शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ा होता है जिसे समय ने अनजाने में अमर बना दिया। नंबर 8, साक्कारा बर्ड। क्या प्राचीन मिस्र उड़ना जानता था? एक छोटा सा लकड़ी का पक्षी जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी उसे बच्चों का खिलौना समझ ले, लेकिन यही वस्तु आज तक इतिहासकारों और रहस्यवादियों के बीच बहस का कारण बनी हुई है। साक्कारा बर्ड की खोज 1898 में साक्कारा क्षेत्र की एक कब्र से हुई थी। यह पक्षी गूलर की लकड़ी से बना है और आकार में बेहद साधारण दिखता है, लेकिन इसकी बनावट साधारण नहीं है। इसके पंख सीधे और संतुलित हैं। पूंछ का आकार अजीब तरह से त्रिकोणीय है।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पैरों या पंख फड़फड़ाने के संकेत नहीं हैं, जैसे यह उड़ने के लिए बनाया गया हो, बैठने के लिए नहीं। यहीं से रहस्य शुरू होता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह केवल एक धार्मिक प्रतीक या सजावटी वस्तु हो सकती है, शायद किसी देवता या आत्मा का प्रतिनिधित्व। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक प्राचीन ग्लाइडर का मॉडल मानते हैं। जब इस पक्षी की प्रतिकृति बनाकर उस पर आधुनिक एयरोडायनामिक परीक्षण किए गए तो यह पाया गया कि इसकी आकृति हवा में संतुलन बनाने के सिद्धांतों से मेल खाती है। यह खोज सवाल उठाती है, क्या प्राचीन मिस्रियों को उड़ान के बुनियादी नियमों की समझ थी? यह पक्षी लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। उस समय किसी भी सभ्यता में उड़ान से जुड़ी कोई दर्ज तकनीक नहीं थी। फिर यह आकृति कैसे बनी? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी खोए हुए ज्ञान का संकेत? कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि अगर इसकी पूंछ का हिस्सा टूटा न होता तो यह और भी बेहतर तरीके से उड़ सकता था। लेकिन इस दावे को आज तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। साक्कारा बर्ड को अक्सर आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट कहा जाता है, यानी ऐसी वस्तु जो अपने समय से आगे की लगती है। यही वजह है कि यह आज भी मिस्र के संग्रहालय में रखे रखे सवाल पूछती रहती है। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक था या फिर मानव इतिहास की उस भूली हुई जिज्ञासा का सबूत, जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा और उड़ने का सपना देखा? इस छोटे से लकड़ी के पक्षी की खामोशी में आज भी एक बड़ा रहस्य छिपा है। नंबर 7, नार्मर पैलेट। जब एक देश पहली बार एक बना। दिखने में यह बस एक पत्थर की तख्ती है जिस पर उकेरी गई आकृतियां समय के साथ घिस चुकी हैं, लेकिन नार्मर पैलेट प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक है। इसकी खोज 1897 में हुई थी और तभी से इसे मिस्र की सभ्यता के जन्म प्रमाण पत्र की तरह देखा जाता है। यह पैलेट उस दौर से जुड़ा है जब अलग अलग क्षेत्रों में बटा मिस्र पहली बार एक सत्ता के अधीन आया। इस पैलेट की सबसे खास बात इसकी चित्रलिपि और दृश्य कहानी है। एक तरफ राजा नार्मर सफेद मुकुट पहने हुए दिखता है जो ऊपरी मिस्र का प्रतीक था, और दूसरी तरफ वही राजा लाल मुकुट में दिखाई देता है जो निचले मिस्र को दर्शाता है। यह सिर्फ पहनावे का बदलाव नहीं है बल्कि सत्ता के एकीकरण का संकेत है। पत्थर पर उकेरी गई यह कहानी शब्दों के बिना ही बता देती है कि कैसे दो अलग अलग भूभाग एक दो भूमि के राज्य में बदले। नार्मर पैलेट को अक्सर मिस्र की सबसे पुरानी ऐतिहासिक कहानी कहा जाता है क्योंकि इसमें युद्ध, विजय और दैवीय अधिकार ऑल इन वन दिखाई देते हैं। राजा को दुश्मनों को पराजित करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसके ऊपर देवताओं की प्रतीकात्मक मौजूदगी यह बताती है कि सत्ता केवल ताकत से नहीं बल्कि ईश्वरीय समर्थन से भी जुड़ी मानी जाती थी। यही सोच आगे चलकर फरौनों को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है। इस पैलेट का इस्तेमाल शायद सौंदर्य प्रसाधनों को पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका असली महत्व व्यावहारिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। यह दिखाता है कि कला, राजनीति और धर्म प्राचीन मिस्र में एक दूसरे से अलग नहीं थे। हर आकृति, हर मुद्रा किसी न किसी संदेश को पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। नार्मर पैलेट आज भी इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सचमुच किसी एक ऐतिहासिक घटना का चित्रण है या फिर सत्ता को वैध ठहराने के लिए रची गई एक आदर्श कहानी। जो भी हो, यह पैलेट उस पल का गवाह है जब मिस्र सिर्फ एक भूगोल नहीं रहा बल्कि एक पहचान बना। पत्थर पर उकेरी गई यह कहानी आज भी खामोशी से बताती है कि सभ्यताओं की नींव कैसे रखी जाती है, तलवार, विश्वास और प्रतीकों के सहारे। नंबर 6, कैनोपिक जार्स। मृत्यु के बाद भी शरीर को पूरा रखने की जिद। प्राचीन मिस्र में मृत्यु अंत नहीं थी बल्कि एक नए अस्तित्व की शुरुआत मानी जाती थी। इसी विश्वास ने ममीकरण जैसी जटिल परंपरा को जन्म दिया और इस परंपरा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा थे कैनोपिक जार्स। ये जार साधारण बर्तन नहीं थे,
बल्कि ऐसे पवित्र पात्र थे जिनमें इंसानी अंगों को सहेज कर रखा जाता था ताकि आत्मा परलोक में भी अपने शरीर को पहचान सके। सवाल यह है कि आखिर अंगों को अलग करके सुरक्षित रखने की इतनी जरूरत क्यों महसूस की गई? मम्मीकरण के दौरान दिल को शरीर के भीतर ही छोड़ दिया जाता था क्योंकि उसे चेतना और निर्णय का केंद्र माना जाता था। लेकिन फेफड़े, जिगर, पेट और आंतों को निकालकर 4 अलग अलग जार्स में रखा जाता था। हर जार एक विशेष देवता से जुड़ा था। कहीं बाज के सिर वाला रक्षक, कहीं सियार, कहीं बंदर, तो कहीं मानव मुख। ये सिर्फ सजावटी आकृतियां नहीं थीं, बल्कि माना जाता था कि ये देवता अंगों की रक्षा करेंगे और आत्मा की यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे। इन जार्स की बनावट और सामग्री भी हैरान करती है। कुछ साधारण पत्थर या मिट्टी के बने होते थे, तो कुछ पर बारीक नक्काशी और मंत्र खुदे होते थे। अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए बनाए गए जार्स पर सोने की परत और देवताओं के चेहरे उकेरे जाते थे। हर जार मानो यह कह रहा हो कि शरीर के हर हिस्से का अपना महत्व है और मृत्यु के बाद भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैनोपिक जार्स से यह भी पता चलता है कि मिस्रियों की शारीरिक संरचना की समझ कितनी गहरी थी। वे जानते थे कि कौन सा अंग कहां है और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यह ज्ञान केवल चिकित्सकीय नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। अंगों को बचाना आत्मा को संपूर्ण बनाए रखने का तरीका माना जाता था। आज जब ये जार संग्रहालयों में रखे जाते हैं, तो वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास था या फिर मृत्यु के डर से उपजी एक जटिल मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। कैनोपिक जार्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि प्राचीन मिस्र में शरीर और आत्मा को अलग नहीं देखा जाता था। वहां मृत्यु भी जीवन जितनी ही योजनाबद्ध और अर्थपूर्ण थी, और यही सोच इन जार्स को साधारण बर्तनों से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। नंबर 5, द अनफिनिश्ड ओबेलिस्क। अधूरा रह गया पत्थर, पूरा रह गया रहस्य। मिस्र के अस्वान क्षेत्र की चट्टानों के बीच एक ऐसा विशाल पत्थर आज भी पड़ा है जिसे देखकर पहली नजर में ही इंसान ठहर जाता है। यह है अनफिनिश्ड ओबेलिस्क, दुनिया का सबसे बड़ा जात प्राचीन ओबेलिस्क जो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। आमतौर पर ओबेलिस्क को देवताओं और फरौनों की अमरता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन यह अधूरा ओबेलिस्क किसी विजय या शक्ति का नहीं, बल्कि सवालों का स्मारक बन गया है। अगर यह ओबेलिस्क पूरा हो जाता तो इसकी ऊंचाई लगभग 137 फीट होती और इसका वजन 1200 टन से भी ज्यादा होता। यह आकार अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि आज की आधुनिक मशीनों के बिना इतने विशाल पत्थर को निकालना, तराशना और खड़ा करना लगभग असंभव सा लगता है। ये ओबेलिस्क सीधे ग्रेनाइट की चट्टान से काटा जा रहा था और आज भी उसका निचला हिस्सा चट्टान से जुड़ा हुआ है। यही अधूरापन इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ा संकेत है। माना जाता है कि पत्थर में आई एक दरार के कारण काम रोक दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी उन्नत योजना और मेहनत के बाद सिर्फ एक दरार पर पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता? कुछ लोग मानते हैं कि तकनीकी सीमाओं ने मिस्रियों को रोक दिया, जबकि कुछ का कहना है कि शायद किसी धार्मिक या प्रतीकात्मक कारण से इसे अधूरा छोड़ना जरूरी समझा गया। इस ओबेलिस्क की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यह हमें प्राचीन मिस्र की पत्थर काटने की तकनीक को सीधे देखने का मौका देता है। यहां आज भी औजारों के निशान मौजूद हैं जो बताते हैं कि कैसे पत्थर को धीरे धीरे आकार दिया जा रहा था। यह एक तरह से समय में जमी हुई कार्यशाला है जहां काम अचानक थम गया। अनफिनिश्ड ओबेलिस्क हमें यह याद दिलाता है कि प्राचीन मिस्र सिर्फ न पूरी हुई महान इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि अधूरे सपनों की भी कहानी है। यह पत्थर आज भी खामोशी से सवाल पूछता है, क्या मिस्री अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, या फिर इस अधूरेपन में ही कोई गहरा अर्थ छुपा है? कभी कभी जो पूरा नहीं होता वही इतिहास में सबसे ज्यादा बोलता है। नंबर 4, डेंडेरा लाइट। क्या प्राचीन मिस्र में रोशनी का कोई और रहस्य था? मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई एक आकृति ने
इतिहास और विज्ञान के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक थमी नहीं है। इस आकृति को आमतौर पर डेंडेरा लाइट कहा जाता है। पहली नजर में यह किसी विशाल बल्ब जैसी दिखती है, जिसके अंदर सांप जैसी आकृति है और बाहर की ओर किसी तार या ऊर्जा स्रोत जैसा संकेत। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक धार्मिक चित्र है या फिर किसी ऐसे ज्ञान की झलक जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। डेंडेरा का यह मंदिर देवी हाथौर को समर्पित था और इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियां धार्मिक कथाओं से भरी हुई हैं। पर डेंडेरा लाइट की आकृति बाकी चित्रों से अलग महसूस होती है। कुछ लोग इसे कमल के फूल से निकलते सर्प का रूप मानते हैं, जो सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक है। पारंपरिक व्याख्या यही कहती है कि यह एक आध्यात्मिक दृश्य है जिसमें जीवन शक्ति को रूपक के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि आकृति का आकार और संरचना आधुनिक बल्ब से इतनी मिलती जुलती क्यों लगती है। रहस्यवादी विचारधाराओं का दावा है कि प्राचीन मिस्रियों को किसी प्रकार की विद्युत तकनीक का ज्ञान था। वे यह तर्क देते हैं कि पिरामिडों और गहरी कब्रों के भीतर धुएं के निशान नहीं मिलते, जबकि रोशनी के बिना वहां काम करना असंभव लगता है। तो क्या डेंडेरा लाइट उस खोई हुई तकनीक का संकेत हो सकती है? कुछ लोग इसे तथाकथित बैटरी से जोड़ते हैं और मानते हैं कि मिस्रियों ने किसी तरह ऊर्जा उत्पन्न करने का तरीका खोज लिया था। हालांकि मुख्यधारा के इतिहासकार इन दावों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह सब आधुनिक कल्पना का असर है। उनके अनुसार प्राचीन प्रतीकों को आधुनिक वस्तुओं से जोड़ना भ्रम पैदा करता है। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। अगर यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है तो इसे इतनी असामान्य शैली में क्यों दर्शाया गया? डेंडेरा लाइट आज भी पत्थर पर जमी हुई एक पहेली है। यह हमें याद दिलाती है कि प्राचीन मिस्र को पूरी तरह समझ लेना शायद उतना आसान नहीं जितना हम मान लेते हैं। कभी कभी एक ही चित्र दो दुनियाओं को आमने सामने खड़ा कर देता है, एक विज्ञान की और दूसरी रहस्य की। नंबर 3, द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन। रेत के नीचे दबी एक पूरी दुनिया। एक पूरे शहर का खो जाना अपने आप में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मिस्र की रेत ने हजारों साल तक यही किया। द लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन की खोज ने इतिहासकारों को उसी तरह चौंका दिया जैसे कभी किंग टुट की कब्र ने चौंकाया था। यह शहर लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है और इसे हाल के वर्षों में उजागर किया गया, जब खुदाई के दौरान अचानक दीवारें, गलियां और कमरे सामने आने लगे। धीरे धीरे साफ हुआ कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि अपने समय का एक बड़ा और संगठित शहर था। यह शहर फरौन अमेनोटेप तृतीय के शासनकाल से जुड़ा माना जाता है, जिसे मिस्र के सबसे समृद्ध दौरों में गिना जाता है। यही वह समय था जब सत्ता, कला और उद्योग अपने चरम पर थे। एटन का यह शहर औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ कार्यशालाएं थीं, बर्तन बनाए जाते थे, आभूषण गढ़े जाते थे और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं तैयार होती थीं। हर कमरे में बिखरे हुए औजार और बर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि लोग अचानक नहीं, बल्कि किसी व्यवस्थित तरीके से यहां से गए थे। सबसे रहस्यमयी सवाल यही है कि आखिर यह शहर छोड़ा क्यों गया? कहीं किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव का असर तो नहीं था, या फिर राजनीतिक और धार्मिक बदलावों ने लोगों को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धार्मिक सुधारों और सत्ता परिवर्तन के कारण यह शहर धीरे धीरे वीरान हुआ, लेकिन रेत के नीचे इतनी अच्छी हालत में दबा रह जाना बताता है कि इसे नष्ट नहीं किया गया, बल्कि भुला दिया गया। इस शहर की खोज ने इतिहासकारों को आम लोगों के जीवन को समझने का दुर्लभ मौका दिया है। राजाओं और देवताओं की कहानियों से हटकर यहाँ साधारण परिवारों की जिंदगी के निशान मिलते हैं। रसोई, भंडार, गलियां और काम की जगहें। यह खोज बताती है कि प्राचीन मिस्र सिर्फ पिरामिडों और मंदिरों की सभ्यता नहीं थी, बल्कि मेहनत करने वाले लोगों की भी थी, जिनका जीवन सत्ता के उतार चढ़ाव से गहराई से जुड़ा था। लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ एटन आज भी खुदाई के साथ साथ सवालों को जन्म दे रही है।
हर नई दीवार, हर नया कमरा इतिहास की उस परत को खोलता है जिसे समय ने जानबूझकर ढक दिया था। यह शहर हमें यह एहसास दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां राजमहलों में नहीं, बल्कि उन गलियों में छिपी होती हैं जहां आम लोग अपने सपनों के साथ जीते थे। नंबर 2, गीजा के पिरामिड के चैम्बर्स, पत्थरों के भीतर छुपे अनकहे रहस्य। गीजा का महान पिरामिड सदियों से मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक रहा है। बाहर से देखने पर यह एक विशाल पत्थर की संरचना लगता है, लेकिन असली रहस्य इसकी दीवारों के भीतर छुपा है। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इसके अंदर नए नए कक्षों और सुरंगों की खोज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यह पिरामिड जानबूझकर अपने रहस्यों को परत दर परत छुपाकर बनाया गया हो। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से हाल के वर्षों में पिरामिड के भीतर ऐसे खाली स्थान और गुप्त रास्ते सामने आए हैं जिनका जिक्र किसी भी प्राचीन लेख में नहीं मिलता। नन्हे रोबोट और स्कैनिंग तकनीक के जरिए उन जगहों तक झांका गया जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच पाया था। इनमें से कुछ कक्ष पूरी तरह सीलबंद हैं और उनके भीतर रखी वस्तुएं बाहर से किसी भी रास्ते से लाई जाना असंभव लगती हैं। यह सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि क्या ये कक्ष पहले बनाए गए और बाद में उनके चारों ओर पिरामिड खड़ा किया गया। सबसे रहस्यमयी है तथाकथित क्वीन चैम्बर और उससे निकलने वाली पतली सुरंगें जो उत्तर और दक्षिण दिशा में जाती हैं। इन सुरंगों का कोई स्पष्ट उद्देश्य आज तक तय नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रतीकात्मक रास्ते थे जिनसे आत्मा आकाश की ओर जाती थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये तकनीकी वेंटिलेशन या खगोलीय संरेखण का हिस्सा थीं। लेकिन जब इन सुरंगों के अंत में छोटे दरवाजे और अजीब निशान मिले तो बहस और गहरी हो गई। गीजा के पिरामिड के नीचे भी रहस्य कम नहीं है। जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें और खोखले स्थान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिरामिड सिर्फ एक समाधि नहीं था, बल्कि शायद एक जटिल संरचना का हिस्सा था। कुछ स्रोत यह भी दावा करते हैं कि पिरामिड के भीतर की कई खोजें सार्वजनिक नहीं की जाती, जिससे शक और बढ़ जाता है। गीजा के चैम्बर्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि यह स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक सोची समझी पहेली है। जितना ज्यादा हम इसके अंदर झांकते हैं, उतना ही यह साफ होता जाता है कि प्राचीन मिस्र का ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं आगे था। पिरामिड आज भी चुपचाप खड़ा है, मानो कह रहा हो कि मेरे भीतर अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए इंसान को और समय चाहिए। नंबर 1, काहिरा मैन्युस्क्रिप्ट, कागज पर दर्ज वह इतिहास जो पत्थरों से भी ज्यादा बोलता है। जब प्राचीन मिस्र की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले पिरामिड, मम्मी और सोने के खजाने आते हैं। लेकिन मिस्र की सबसे अद्भुत खोजों में से एक पत्थर या सोना नहीं, बल्कि कागज के टूटे फूटे टुकड़े हैं। इन्हें ही काहिरा मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये खोज इसलिए अलग है क्योंकि यह राजाओं या देवताओं की नहीं, बल्कि आम इंसानों की जिंदगी की कहानी सुनाती है। काहिरा मैन्युस्क्रिप्ट असल में सैकड़ों हजारों पन्नों और टुकड़ों का एक विशाल संग्रह है, जिसे एक पुराने पूजा स्थल के बंद कमरे से निकाला गया था। यह सामग्री लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। इसमें अरबी, हिब्रू और अरामाइक जैसी भाषाओं में लिखे दस्तावेज शामिल हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें केवल धार्मिक लेख नहीं, बल्कि व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, निजी पत्र, पारिवारिक झगड़े और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विवरण भी मौजूद हैं। इन पन्नों के जरिए पहली बार इतिहासकारों को यह देखने का मौका मिला कि सदियों पहले आम लोग कैसे सोचते थे, कैसे सौदे करते थे, किस बात से डरते थे और किन बातों पर खुश होते थे। यह कोई एक किताब नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों का सामूहिक रिकॉर्ड है। कई दस्तावेज अधूरे हैं, कुछ फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर टुकड़ा किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। काहिरा मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे रहस्यमयी बात यह है
कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज सदियों तक एक बंद जगह में क्यों छुपे रहे? क्या यह जानबूझकर किया गया था या फिर समय ने खुद इन्हें सुरक्षित रखने का फैसला किया? यह संग्रह इतिहास को सिर्फ सत्ता के नजरिए से नहीं, बल्कि आम इंसान की आंखों से देखने का दुर्लभ अवसर देता है। अगर पिरामिड मिस्र की भौतिक शक्ति का प्रतीक है, तो काहिरा मैन्यूस्क्रिप्ट उसकी बौद्धिक आत्मा है। यह हमें याद दिलाती है कि सभ्यताओं की असली पहचान सिर्फ विशाल इमारतों से नहीं, बल्कि उन शब्दों से बनती है जिनमें इंसान अपने डर, सपने और सोच को दर्ज करता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिस्र की धरती हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि इतिहास कभी पूरी तरह सामने नहीं आता, वह हमेशा कुछ रहस्य अपने भीतर छुपाए रखता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी कहानी के साथ।